फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। अगर पिछले 1-2 साल से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने रिलायंस पावर के लिए खरीदारी की सलाह की थी 3 रुपए के आसपास। मैंने आपको लगातार बोला था कि इसको आपको खरीदना चाहिए। अब आप देखोगे तो बहुत ही शानदार करीब 18 के पास जाके आया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिला था। अब यहाँ पे फिर से खरीदारी की सलाह बन रही है और इसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्यों यहाँ पे रिलायंस पावर में अभी आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए। इस समय अगर आप रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न देने को तैयार हो चुका है और इस वजह के पीछे बहुत सारी रीजंस है और इन रीजन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर हमें बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर इस समय बहुत मजबूत लग रहा है। जहां पे बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के शेयर में इतनी बड़ी हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह यह है कि काफी अच्छी वैल्यूएबल बाइंग हो रही है। तो क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आने वाले 3 साल 5 साल में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप फिलहाल पूरी तरह से डूब चुका है। उनकी कंपनियां लगातार नीलाम हो रही है और अगर ऐसे में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के लिए कोई आगे के लिए राह दिखाने वाली कोई कंपनी है तो वो है सिर्फ रिलायंस पावर, जिस पे पूरा ध्यान अभी केंद्रित कर रहे हैं अनिल अंबानी, क्योंकि यही एक कंपनी है जो उनकी डूबती नैया को बचा सकती है। वैसे तो सारी की सारी कंपनियां अब डूबने की कगार पे है और आप देख ही रहोगे रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी डूब चुकी है। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में रिलायंस पावर पे उनको पूरा अपना जो भी ध्यान है वो फोकस करना होगा, तभी वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को वो आगे लेके चलेंगे और रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडियरी कंपनी है। तो ऐसे में क्या हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 13.60 पर क्लोजिंग दिए, यहाँ पे 2.51% की हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 13.90 की हाई भी बनाई थी और लो थी 13.45 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है और इसके पीछे वजह यह है कि फ्राइडे को भयंकर गिरावट हुई थी बाजार में। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,808 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 1.82% की बड़ी गिरावट थी और सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट थी। इसके बावजूद यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। इस बात का सबूत है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। रिलायंस पावर इस लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत है कंपनी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी 2021 को ये मात्र 3 रुपीज़ के आसपास था और आप देख रहे होंगे तो लगभग मैं 3 रुपये से आपको लगातार इसको बाय करने के लिए कह रहा था। 18 तक जाके आया, मैंने लगभग 15-16 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लेवल पे वापस खरीदारी की जा सकती है क्योंकि 13 का जो इसका सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18.50 की प्राइस की 7 फरवरी 2022 को बन चुकी थी। अब यहाँ पे जो लेवल है ये काफ़ी मजबूत है और काफ़ी समय से स्टॉक बड़ी बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद इसने 13 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। इसकी 52 वीक की लो देखे तो 5 रुपीज़ की और हाई इसकी 19.25 की है। फिलहाल स्टॉक 13.55 पर है। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो फ्राइडे को थोड़ा सा वॉल्यूम कम है लेकिन लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। अब रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में काम करती है और पावर सेक्टर की कंपनी है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम करती है। कंपनी कोल, गैस, हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर पे काम करती है। इनका अगर पोर्टफोलियो देखें तो करीब इनके पास 6000 मेगावाट का इनका पोर्टफोलियो है। यहाँ पे कंपनी आप देखोगे तो जिस तरह से काम कर रही है उसके हिसाब से इसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होगा कि लगातार डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ रही है और कोल डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में यहाँ पे इस सेक्टर में तो सरकार की तरफ से राहत के द्वार खोल दिए गए। तो ऐसे में आने वाले समय में आप देखोगे तो ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और जिस तरह से इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उससे मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरकार ने जहाँ पे एक बार पहले कहा जा रहा था कि सरकार चाहती है कि थर्मल पावर प्लांट को बंद किया, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसके हिसाब से सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 10 नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन दे दी गई है और इन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से कम 7010 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे एक मंशा तो सरकार की साफ हो गई कि आने वाले 10 साल में थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं होने वाले। तो ऐसे में यहाँ पे जो इनका कारोबार है वो वृद्धि के साथ आगे बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि लगातार कोल शॉर्टेज हो रही थी, कोल पूरे मिल नहीं पा रहे थे और इस वजह से काफ़ी थर्मल पावर प्लांट भी बंद होने लगे थे। तो ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया कि वो 2.4 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करेगी बाहर से
और जिसकी वजह से जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो सारे के सारे सुचारू रूप से चल पाएंगे। तो ऐसे में आप देख लो कि सरकार ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट का भविष्य उज्जवल होने वाला है और उनको कारोबार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी तरफ आप देखोगे तो सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बैंकों से कहा है कि आप पावर सेक्टर के जितनी भी कंपनियां उनको रेस्क्यू करें, उनके लिए बेनिफिट दे, यानी एक तरह से देखें तो उनके लिए राहत के द्वार खोल दिए गए। बैंकों को कहा गया है कि उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करें और जल्द से जल्द उनको लोन दे और एक तरह से उनके ऊपर तकाजा भी नहीं करेगा उनका ज़्यादा बाकी है तो आप एक तरह से देख लो कि पावर सेक्टर के लिए सरकार ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि पावर सेक्टर को किसी भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए और इसीलिए बैंकों की तरफ से पूरी छूट मिली है। तो ऐसे में जितनी भी कंपनियां जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है उनको भी कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल 6 महीने के लिए तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इनसे किसी भी प्रकार की कोई वसूली न की जाए। तो आप समझ लो कि पावर सेक्टर में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना है और आने वाले जो क्वार्टर है वो बेहतरीन रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में पावर सेक्टर के शेयरों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर ऑलरेडी विंड पावर और सोलर पावर पर भी काम करते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। तो सरकार ने अब ग्रीन एनर्जी के लिए नया ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लाने की तैयारी कर ली है, यानी अब ग्रीन एनर्जी की जो भी कंपनियां हैं उनको पूरी छूट होगी कि वो अपनी जो भी पावर बनेगी उसको कहीं पर भी बेच सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पावर वो एक डिस्कॉम को बेचने के लिए बाध्य होते हैं वैसी कोई संभावना नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी बिजली बेच पाएंगे। कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अगर बिजली लेना चाहता है उनसे ले पाएगा। तो एक तरह से पूरी छूट दे दी गई है और उनके लिए बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ग्रीन एनर्जी की सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देखो तो एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है फिलहाल रिलायंस पावर के। एक तरफ तो सरकार ने कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए बहुत सारी राहत के द्वार खोले हुए, बैंकों की तरफ से छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ ग्रीन ओपन एक्सचेंज रूल्स लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब रिलायंस पावर लिमिटेड की हम बात करें तो ये कंपनी 1995 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 4607.17 करोड़ रुपीज का है। अगर हम कंपनी के Q4 के रिजल्ट की बात करें तो इनका टोटल जो इनकम निकल कर आई है वो 1878.40 करोड़ रुपीज की है, जो 1.05% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। और पिछले साल सेम क्वार्टर्स में से देखें तो करीब 11.07% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1691.19 करोड़ निकल कर आई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पर लगातार इनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को लॉस भी हुआ है करीब 651.20 करोड़ रुपीज का। और इस लॉस के पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे कोल की प्राइस बढ़ना और इस वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और इस वजह से आपको लॉस दिखाई दिया है। तो ये सभी पावर सेक्टर की कंपनियों को इस बार हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे तो जेपी पावर को भी लॉस हुआ, सुजलॉन एनर्जी को भी लॉस हुआ और सब इसके पीछे वजह है कि इनके खर्च में बढ़ोतरी हुई क्योंकि इनको अब की बार रॉ मटेरियल महंगा मिला और इस वजह से पावर सेक्टर की कंपनियों ने लॉस बताया। लेकिन इससे कोई चिंता की बात नहीं, इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है तो इस वजह से आने वाले समय ये कंपनी कमाल कर सकती है। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप 4743 करोड़ रुपीज का है। इसका पी रेशियो 139.86 है, पीबी रेशियो 0.32 का है, इंडस्ट्रीज पी 21.21 है, डेब्ट टू इक्विटी 1.84 है, आरओई इसका 1.67% है, ईपीएस -0.02, फिलहाल बुक वैल्यू इसकी 38.30, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो ये आप ध्यान रखो कि इसकी बुक वैल्यू 38 रुपये के आसपास है और स्टॉक अब फिलहाल आपको 13 के आसपास मिल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से कम 3 गुना नीचे मिल रहा है। तो ऐसे में आपको एंट्री यहाँ पे बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% की है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ गिरवी शेयर है इनके, जैसे कि 4.89% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में भी हो ही रही, लेकिन मार्च में अपने प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों की संख्या बढ़ाई, यानी 24.50% की होल्डिंग गिरवी रखी है और इसके पीछे वजह है फंड की जरूरत। अब यहाँ पे अगर हम एफआई का रोल देखें तो 3.30% की होल्डिंग सितंबर थी, दिसंबर में उसको बढ़ा के 4.92% कर लिया और मार्च आते थे एफआई की होल्डिंग 5.95% की हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि एक तरफ तो आप देखोगे पिछले 6 महीने से एफआई बाजार से अपने पैसे निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो आर पावर में अगर पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। बात अगर हम डीआई की करें तो 3.50% की होल्डिंग बनी हुई है और 3 क्वार्टर से अनचेंज है, तो बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.12% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 68.22% की होल्डिंग सितंबर थी, 66.60 हुई दिसंबर में, फिलहाल 65.57% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर जो होल्डिंग घटी है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की है, बाकी सबकी होल्डिंग बढ़ी है, जो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 66.13% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 135% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 13.39% का पॉजिटिव रिटर्न है और आपको 3 मंथ के हिसाब से अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा और 1 मंथ के हिसाब से 3.44% का आप
पोजीशन देखने को मिलेगी और वन डे के हिसाब से 2.87% की गिरावट है। तो आप देखोगे पिछले 3 महीनों में जहाँ बाजार में 10-20% की भयंकर गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी एक छोटे पेनी स्टॉक में अगर आपको 3 महीने के हिसाब से गिरावट नहीं दिखाई देगी तो ये स्टॉक की मजबूती है। क्योंकि आप देखोगे लार्ज कैप में भी लगभग 10-20% की गिरावट है। चाहे तो आप IT सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस या विप्रो को देख सकते हैं, या दूसरे और बहुत से सेक्टर में जैसे बैंकिंग सेक्टर में शेयर को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 10 से 20% की गिरावट देखने को मिलेगी लार्ज कैप में भी। और मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से आपको कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत मजबूत है और ये जो 13 का लेवल है तोड़ने की फिलहाल इसकी कोई तैयारी नहीं है। तो बिल्कुल आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे HDFC लार्ज कैप और मिड कैप ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा खासा निवेश किया है, 5.67 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.10% की होल्डिंग ली हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनके अगर प्रॉफिट लॉस को हम देखें और यहाँ पे इनके रेवेन्यू को देखें तो 2019 में कंपनी को करीब 8.53 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू मिला था और उस समय इनको लॉस हुआ था 2.95 थाउजेंड करोड़ का। 2020 की अगर हम बात करें तो 8.20 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका लॉस बढ़कर 4.08 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो 8.42 थाउजेंड करोड़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.23 थाउजेंड करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट आया था, उस समय कारोबार अच्छा बढ़ा था। लेकिन 2022 में फिर से रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी को लॉस हुआ, तो 7.70 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका लॉस हुआ 0.61 थाउजेंड करोड़ का। तो आप देखोगे 2020 की तुलना में तो काफ़ी कम लॉस है और कंपनी आने वाले समय में फिर से सर्वाइव कर जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में यहाँ पे एंट्री की जा सकती है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ASM GSM की लिस्ट में ये शामिल नहीं है, स्टॉक पूरी तरह से फ्री है तो एंट्री की जा सकती है। सबसे अच्छी बात कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल दे रहा है, तो ये यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 13.18 तक जाएगा। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 12.95 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 13.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 14.08 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक ऊपर गया तो फिर 14.27 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है ये 500 को भी आराम से टच कर जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और थर्मल पावर प्लांट बेस्ड सेक्टर में दोनों में बहुत तेजी आने वाली है और आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। तो रिस्क के साथ निवेश कर सकते हैं क्योंकि पेनी स्टॉक है और मुझे लगता है कि ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।